जय हिंद। एक एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रोज की तरह अपने काम में बिजी है और रविवार के दिन भी सरकारी कामों का तांता लगा हुआ है। अब काम से फुर्सत पाकर एसडीएम साहब तकरीबन 2 बजे घर पहुंचे हैं लंच करने के लिए। तभी अचानक वो अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद गोली चलने की आवाज आती है। तभी सुरक्षा कर्मी से लेकर उनका सारा स्टाफ कमरे की तरफ दौड़ता है और देखता है कि एसडीएम साहब जमीन पर पड़े हैं। बहुत बड़ी मात्रा में खून बिखरा हुआ है और गोली उनके सिर को पार कर गई है। अब यह तस्वीर देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इसके बाद एसडीएम साहब को बचाने की कोशिशें की जाती हैं, पर वो सब कोशिशें नाकाम रह जाती हैं। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, जहां पर 30 सितंबर 2018 का दिन है और एसडीएम साहब रविवार होने के बावजूद भी अपने रोज के कामों में व्यस्त हैं। दरअसल एसडीएम हेमेंद्र कंडपाल 2 महीने पहले ललितपुर में पोस्टेड हुए हैं। इससे पहले वो बुलंदशहर में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर तैनात थे। अब 2 महीने पहले जब ललितपुर में वो पोस्ट हुए, उसके बाद से काम का तांता लगा हुआ था। घर वाले मुरादाबाद में रहते थे, जिसमें पत्नी और 2 बच्चे शामिल थे। घर वालों से मिलने का समय भी ललितपुर आने के बाद उन्हें नहीं मिल पा रहा था। अब रविवार के दिन भी एसडीएम को रोज की तरह काम लगे हुए थे, छुट्टी कतई भी नहीं थी। रात को सोते समय पत्नी का फोन आया तो एसडीएम साहब इतने ज्यादा थक चुके थे कि 2 मिनट से ज्यादा उनसे कथित तौर पर बात नहीं कर पाए। इसके बाद पत्नी ने सुबह फिर फोन किया, तब भी एसडीएम साहब के पास ज्यादा समय नहीं था और 1.5 या 2 मिनट बात करके फोन काट दिया गया। अब इस दौरान एसडीएम एक सीनियर मंत्री के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए निकल जाते हैं। अब दरअसल जब किसी भी बड़े मंत्री का प्रोग्राम होता है तो उसमें एसडीएम, एडीएम या डीएम को प्रोटोकॉल अफसर, लाइजन अफसर या वहां का एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बनाकर भेज दिया जाता है। तो इसी तरह से एसडीएम हेमेंद्र कंडपाल की भी ड्यूटी यहां पर लगी हुई थी। अब इस प्रोग्राम में सुबह से लेकर दोपहर तक एसडीएम साहब बिजी रहे। अब दोपहर को तकरीबन 2 बजे का समय हो चुका है और वो लंच करने के लिए अपने सरकारी आवास पर कथित तौर पर पहुंच रहे हैं। अब जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं, उस टाइम वो अपने कुक धनीराम को खाना बनाने के लिए कहते हैं। काफी थके हुए थे, भूखे भी थे, इसलिए फौरन धनीराम खाना बनाने में लग गया। कोशिश ये थी कि संडे के दिन, छुट्टी के दिन, कोई अच्छा खाना बनाकर एसडीएम साहब को खिलाया जाए। इस दौरान उनका जो वाहन चालक, जो ड्राइवर है महेंद्र, वो भी खाना बनाने में धनीराम की सहायता कर रहा था। अब थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार होने वाला था। इस बीच अचानक से कथित तौर पर एसडीएम साहब को एक फोन आता है। अब फोन सुनने के लिए फौरन एसडीएम साहब कॉल को अटेंड करते हैं। थोड़ी देर फोन पर बात करते हैं और फोन कॉल जैसे ही कटती है, एसडीएम साहब कथित तौर पर टेंशन में आ जाते हैं, या फिर यूं कहे कि चिंता की लकीरें उनके मुंह पर देखी जा सकती थी। अब जैसे ही एसडीएम साहब फोन रखते हैं, वो सीधा अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जाते हैं। जो पुलिस का जवान उनकी ड्यूटी में तैनात था, उनकी सुरक्षा में तैनात था, उसका नाम था संतोष। वो बाहर बैठकर खाना खा रहा था। अब जैसे ही वो संतोष के पास जाते हैं, संतोष उनके सम्मान में खड़ा हो जाता है। वो संतोष से कहते हैं कि मुझे एक राइफल और 2 कारतूस चाहिए। अब जैसे ही संतोष नाम का ये पुलिस कांस्टेबल एसडीएम साहब से पूछता है कि सर, आपको राइफल और कारतूस का क्या करना है, तभी एसडीएम साहब उसे कथित तौर पर गुस्से में डांट देते हैं और उससे राइफल और 2 कारतूस लेकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अब इस बीच खाना भी बनकर लगभग तैयार है और थोड़ी देर में खाना एसडीएम साहब को परोसा जाना था, जिसके लिए धनीराम और उसके साथ ही उनका चालक महेंद्र लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। एसडीएम साहब जब अपने कमरे में जाते हैं तो उसे अंदर से लॉक कर लेते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद अचानक से गोली चलने की आवाज आती है। अब जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है तो सबसे पहली बात एसडीएम की सुरक्षा में तैनात संतोष के दिमाग में यह बात आती है कि शायद एसडीएम साहब राइफल को संभाल नहीं पाए और इस वजह से उनसे गोली चल गई होगी। अब फौरन एसडीएम साहब की सुरक्षा में तैनात संतोष
कमरे की तरफ दौड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका कुक जो है धनीराम, वो भी कमरे की तरफ दौड़ता है और इसके साथ ही वाहन चालक भी एसडीएम साहब के पास पहुंचता है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो जो तस्वीर देखने को मिलती है उसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। एसडीएम साहब जमीन पर नीचे खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनके ऊपर उनकी राइफल पड़ी हुई थी जिसमें से एक कारतूस यानी एक गोली चल चुकी थी। अब शुरुआत में यह बात सीधे तौर पर पुलिस कांस्टेबल संतोष को तो समझ आ गई, पर जो कुक था धनीराम और उनका वाहन चालक, उनको यह बात समझ नहीं आई कि आखिर एसडीएम साहब के पास राइफल कैसे पहुंची और कैसे एसडीएम साहब को गोली लग गई। अब इस बीच कुछ समझते कुछ देखते फौरन एसडीएम साहब को बचाने की कोशिशें शुरू हो गईं। एसडीएम हेमेंद्र कंडपाल को फौरन गाड़ी में डाला गया और उन्हें सीधा अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उनको बचाने की कोशिशें शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस कांस्टेबल था संतोष, उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि एसडीएम साहब को गोली लगी है, उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। इस बीच पुलिस की टीम सीधा एसडीएम के सरकारी आवास पर पहुंच जाती है। पुलिस के बड़े अफसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी वहां पर पहुंच जाते हैं और मौके का मुआयना किया जाता है। अब एसडीएम हेमेंद्र को जब अस्पताल में ले जाया जाता है तो वहां डॉक्टरों की टीम उन्हें मृत डिक्लेयर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस एसडीएम के सरकारी आवास में आकर इस मामले की जांच शुरू कर देती है। एक एक पहलू को अच्छे से खंगाला जा रहा था। अब जांच में यह पता चला, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोगों को पता था कि जो एसडीएम साहब का परिवार है वो मुरादाबाद में रहता है और एसडीएम साहब की 2 महीने पहले तकरीबन पोस्टिंग हुई है ललितपुर में, जहां पर वो अपने सरकारी आवास में अकेले रहते हैं। मूल रूप से एसडीएम साहब उत्तराखंड के रहने वाले थे और उनका पूरा परिवार मुरादाबाद में सेटल हो गया था, जहां पर उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की शामिल थे। अब पहले एसडीएम साहब की पोस्टिंग थी बुलंदशहर में, जो कि मुरादाबाद से तकरीबन 22-25 किलोमीटर दूर है और एसडीएम साहब डेली अपने घर से अप डाउन कर लिया करते थे। पर जब से ललितपुर आए तब से घर जाना भी मुश्किल हो गया था। सिर्फ एक बार ही एसडीएम साहब 2 दिन के लिए अपने घर आए थे, क्योंकि ललितपुर से मुरादाबाद तकरीबन 520-525 किलोमीटर दूर है। इसलिए जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती, क्योंकि एसडीएम का काम ही इतना एक बिजी जॉब है, इतनी बिजी पोस्टिंग होती है जिसमें कि छुट्टी आसानी से नहीं मिल पाती। शनिवार एतवार को भी कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। अब जब एसडीएम साहब की पत्नी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है जो कि 10 साल का है, एक लड़की है जो कि 14 साल की है। अब जो लड़का है वो एक जन्मजात बीमारी से पीड़ित है, उसके लिए हर महीने काउंसलिंग होती है और उस काउंसलिंग में एसडीएम साहब खुद आया करते थे, पर जब से उनकी ललितपुर पोस्टिंग हुई थी वो काउंसलिंग में नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रेस में चल रहे थे। इसके साथ ही पत्नी भी यदा कदा बीमार रहती थी, उसे लेकर भी एसडीएम साहब काफी तंग थे। उनकी पत्नी का यह भी कहना था कि उनको काम का इतना प्रेशर हो गया था कि वो हमेशा स्ट्रेस में रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम हेमेंद्र के भाई जब ललितपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एसडीएम को किसी के द्वारा मरवाया गया हो, इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। क्योंकि ट्रांसफर से एसडीएम दुखी थे ये माना जा सकता है, पर क्या कोई ट्रांसफर से इतना ज्यादा दुखी हो सकता है कि वो अपनी जान ले ले? इसका जवाब है नहीं। वो खुद एक स्ट्रांग व्यक्ति थे। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। एसडीएम हेमेंद्र की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वो पहले 10 साल तक बनारस में तहसीलदार रहे। उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बने, जिसके बाद वो लगातार अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से कर भी रहे थे। पर इस पूरे मामले को देखकर हमें सीख क्या मिलती है? एसडीएम हेमेंद्र ने जो कुछ किया वो हमारे लिए कैसे एक लेसन हो सकता है? देखिए, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है या स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसमें परीक्षा एक दिन में नहीं हो जाती, किसी का चयन एक दिन में सर्विस में नहीं होता। 1 साल की प्रक्रिया होती है और इस 1 साल में कमीशन द्वारा ये जांचा परखा जाता है सिर्फ इसी माध्यम से कि किसी भी व्यक्ति में कितना धैर्य, कितना पेशेंस है। कहीं वो अपना धैर्य, अपने पेशेंस को जल्दी लूज तो नहीं कर देगा। अब यहां पर स्ट्रेस को देखते हुए एसडीएम ने कथित तौर पर अपनी जान ले ली, पर क्या किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसा करना चाहिए? दरअसल सर्विस में
काम काफी ज्यादा है, वर्क प्रेशर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हमेशा बना रहता है। जो व्यक्ति अपने काम को प्यार करेगा, पैशन समझेगा, वही इस जॉब में भी सफल हो सकता है। मगर इस पूरे मामले को देखते हुए प्राइमा फेसा ये भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही एसडीएम साहब ने आत्महत्या की होगी। हो सकता है कि इस पूरे मामले में कुछ और कारण भी जिम्मेदार रहे हों। जय हिंद।